हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें नए चैप्टर को सीखेंगे जो कि होगा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर आधारित होगा। तो इन चैप्टर्स के जो पॉइंट्स हैं, विशेषताएँ हैं, इनको अच्छे से सीखेंगे और इसमें बहुत एक एक डिटेल में चीज़ों को जानेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको समझना है। इसमें एक दो क्वेश्चंस भी हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसके साथ साथ हम लोग ये पार्ट 1 में सारे बेसिक सीखेंगे। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी मैं लूँगा, वो भी मैं आपको करवाऊँगा साथ ही साथ में, ताकि आपको वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उसको कर सकें। तो आज ये आपका फर्स्ट क्लास होगा इस चैप्टर के लिए और सेकंड क्लास में मैं आपको परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना और समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करना, इस तरीके के प्रश्नों को समझाऊंगा और 2 पार्ट में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही शीघ्र मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सेकंड सेमेस्टर के सारे चैप्टर्स को फिनिश किया जाए बहुत ही अच्छे से, ताकि आपके एग्जाम में जो कुछ भी पूछा जाए आप सभी लोग वो बहुत अच्छे से कर सकें। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, वीडियोस को सभी फ्रेंड्स में शेयर करते रहें, लगातार सारे के सारे फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, पहले के स्टूडेंट्स हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाइए। जो लोग अभी नहीं जानते इस चैनल के बारे में उनको बताते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये आपके सामने प्रश्न के रूप में तो लिखा ही गया है। इसमें मैं एक एक डिटेल में आपसे बात करूंगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को एक्चुअली गणना करने के लिए बनाया गया, ठीक है। गणना करने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिनके माध्यम से हम गणना कर सकें, काउंटिंग कर सकें। भाई कोई चीज़ है, ये 1 है, जैसे ये मार्कर 1 है, तभी गणना स्टार्ट होगी, यानी काउंटिंग तो तभी स्टार्ट होगी जब ये 1 हो। ऐसा तो नहीं कहेंगे 0 है। तो गणना काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। हमेशा किसी चीज़ की काउंटिंग करेंगे तो बोलेंगे 1 चेयर है, 1 बुक है या फिर 1 फैन है, कोई भी चीज़ है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है वो 1 से शुरू करके 1, 2, 3, 4। अब आगे आप काउंटिंग करने के लिए आपकी कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी काउंट कर सकते हैं कोई चीज़। अगर ये हजारों पेन है, हजारों मार्कर है, तब भी कर सकते, लाखों में कर सकते, करोड़ों में कर सकते, अंत ही नहीं है उसका। कहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हैं? इसका मतलब प्राकृतिक संख्याएं अनंत है, 1 से लेकर के लेकिन प्रारंभ होंगी। ये कंफर्म है कि 1 से प्रारंभ होंगी और इधर अनंत है, उसका पता नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। यानी प्राकृतिक संख्याएं, गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और वो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक होती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आते हैं पूर्ण संख्याएं। अब अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्या, जिनको इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर्स, और प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये आपको प्राकृतिक संख्या है, इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। रिप्रेजेंट करने में कभी कभी इसको N, कैपिटल N से लिखते हैं, इसको W, होल नंबर को ऐसे लिखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशंस पर मैं ज़्यादा बात अभी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं आपको सारी चीज़ें समझा दे रहा हूँ ताकि हम मेन पॉइंट्स पे आ जाए और आगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। तो पूर्ण संख्या क्या? देखिए, पूर्ण संख्या तभी होगी जैसे कोई संख्या अभी इनसे केवल पूर्णता नहीं पा सकती। अभी आपका एक ऐसा मेंबर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको 0 कहते हैं, ये गायब है। जब तक ये आएगा नहीं तब तक 10, 1000 और ये सब संख्याएं बनेंगी नहीं आगे। तो इसका मतलब पूर्णता लाने के लिए 0 का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्याओं का जो समूह है वो 0 से प्रारंभ होता है और बाकी सभी संख्याएं ये भी शामिल होती है, लेकिन इसमें 0 और होना चाहिए, तब ये पूर्ण हो जाएंगी संख्याएं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जितनी भी संख्याएं अब अनंत तक है, ये सभी संख्याओं में, इन सभी संख्याओं में आपको एक मेंबर, एक सदस्य और बढ़ाना होगा जिसका नाम है 0। तो आप क्या बोलेंगे कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित किया जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये जो आपके पास समूह दिख रहा है अब इस समय 0 से लेकर के अनंत तक, ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में आप एक निष्कर्ष भी देख रहे हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण है? बिल्कुल, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ये सभी शामिल हैं। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हो सकती हैं? तो नहीं, क्योंकि 0 उसमें शामिल नहीं है। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण कहलाएंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप निष्कर्ष के रूप में अलग समझ सकते हैं। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट आता है आपके सामने परिमेय एवं अपरिमेय, और उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक सिंपल सी बात है। पूर्णांक की बात करें जिसको हम इंटीजर कहते हैं, तो पूर्णांक यानी इंटीजर,
तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक आप देखेंगे जितनी भी संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हैं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहेंगे। सभी धनात्मक और ऋणात्मक, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक तथा शून्य, शून्य को भी शामिल कर लीजिए, तथा शून्य के सम्मिलित रूप को, वो भी सभी धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य पूर्ण संख्याओं को, ठीक है, ये ध्यान रखें, तथा शून्य को शामिल करें तो आप ये मान सकते हैं कि सभी धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को के सम्मिलित रूप को, के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए आप, अब इसको अगर समझे, जैसे कि आप बोले कि माइनस का 7 है, माइनस क्या सीधे समझ लीजिए 0 से लेकर के प्लस में जितनी भी +1 +2 +3 +4 इस तरीके से बढ़ते जाए, जितनी भी संख्याएं अनंत तक हैं वो सभी क्या है? पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। और बीच में आपका 0 आया है, इसके बाद इस तरफ आप देखेंगे तो भाई -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस तरफ आप नेगेटिव अनंत तक जाएंगे तो ऋणात्मक में भी आपको ये ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक मिलेंगी, धनात्मक संख्याएं अनंत तक मिलेंगी और बीच में 0 भी मिलेगा। तो इसका मतलब 0 सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, लेकिन पूर्ण संख्या, ऐसा नहीं कि कहीं 3.7 लिखा है, इसको नहीं, ठीक है। पूर्ण अंक मतलब पूरे पूरे अंक, पूर्णांक का मतलब ये पूर्ण अंक, जो पूर्ण हो, वो अंक जो पूर्ण हो, पूर्ण अंक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखें, पूरे पूरे कंप्लीट नंबर। तो कंप्लीट नंबर्स में सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक तथा शून्य को क्या कहा जाता है? इनके सम्मिलित रूप को पूर्णांक के रूप में जानते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक सभी आप देख सकते हैं। इंटीजर्स को कभी कभी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो धनात्मक वाले को आई पर प्लस लगा देते हैं, ऋणात्मक वाले पर आई पर माइनस लगा देते हैं। शून्य क्या है? शून्य के बारे में अगर बात की जाए तो शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। अगर स्टेटमेंट कभी आ जाए एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि शून्य कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे शून्य ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो ये आपके पास सारे पॉइंट्स हो गए लगभग, यहाँ तक बेसिक्स आपने सारे अच्छे से सीख लिए। इनमें से कुछ भी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या एक एक नंबर में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छे से समझ होगी तभी आगे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। ये आपसे बात हो गई पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर हम लोग आ गए। अब देखिए चलते हैं परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्याएं क्या है? सभी जो वास्तविक संख्याएं ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जितने भी ये धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं हैं ये आपकी रियल नंबर्स भी कहे जाते हैं, वास्तविक संख्याएं भी कही जाती हैं। अब यहाँ पर आए कि परिमेय संख्याएं क्या, तो ऐसी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सके, या ये कह सकते हैं कि एक भिन्न के रूप में जिसको लिखा जा सके, मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q क्या मतलब? एक अंश और एक हर, इस अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, इस रूप में लिखा जा सके। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, 5/4 या 5/4 ले लीजिए, 11/13 ले लीजिए, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। माइनस में भी बोल सकते हैं, अगर माइनस में आ जाए कहीं तो माइनस भी बोल सकते हैं। ये सभी संख्या परिमेय। अगर ये नंबर्स बोले 1 2 3 4, ये सभी भी क्या है? परिमेय, सारे नंबर्स। क्योंकि आपको मालूम है अगर ऐसे 5 लिखा है तुम इसके नीचे /1 तो मान ही सकते हैं, अगर वो 7 लिखा है तो उसके नीचे भी बटे मान सकते हैं, माइनस का 11 लिखा तो उसके, हर एक संख्या के नीचे /1 तो आप मान ही सकते हैं। 1 के साथ भाग करने पर, 1 के साथ गुणा करने पर किसी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सब आप जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि 7 में 1 से गुणा करिए तो 7 ही रहेगा, -7 में 1 से गुणा करिए तो -7 ही रहेगा। कभी भी 1 से यदि हम किसी संख्या में गुणा करें, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या में गुणा अथवा भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सके, यानी अंश और हर के रूप में लिख सके। जैसे कहीं पर 8 लिखा है तो हम अपने आप इसके नीचे 1 मान सकते हैं, और ये एक अंश बटा हर यानी P/Q के रूप में दिख भी रहा है, ये परिमेय है। अगर मैं बोलूं कि भाई 11/15 है तो ये कैसी संख्या? ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। तो परिमेय संख्या सिंपली यही है। सभी संख्याएं अगर नॉर्मली लिखी हैं, वो भी 0 के बारे में अगर बात करें, 0 कैसी संख्या है? तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे /1 लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कभी भी 0
अगर हर में है, अगर ये पूछा जाए ये कैसी संख्या, परिमेय या अपरिमेय, तो आप कहेंगे ये परिमेय, क्योंकि 0 अंश के स्थान पर है। लेकिन अगर कभी 0 हर के स्थान पे हो जाए तो ये संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ऐसा कोई संख्या होती ही नहीं, गणित में ऐसी कोई संख्या परिभाषित ही नहीं की गई है, क्योंकि हर में कभी भी 0 होता है तो वो अपरिभाषित संख्या होती है, उसका मान अनंत माना जाता है, या कहा जाता है कि भाई ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित की मतलब गणित में इसकी कोई जगह नहीं है, परिभाषा नहीं दी गई है। जैसे अगर कहा जाए कि भाई 835 है और बटे में 0, क्या ये संख्या परिमेय है? नहीं, क्योंकि इसके हर में 0 है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के लिए सबसे बड़ा उदाहरण ये है। अब आप परिभाषा को पूर्ण करिए, फिर से समझिए कि परिमेय संख्या क्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां एक शर्त लिख देंगे कि जहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बस। यानी नीचे हर क्या है, यानी कि इसका दूसरा रूप ऐसे बोल सकते हैं कि हर 0 ना हो, 0 के बराबर ना हो। ऐसे चिन्ह को बराबर लगा के काटते हैं तो इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझेंगे। यानी कि अगर 0 केवल पूछा जाए 0 कैसी संख्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है। बट 0 अगर कभी हर में आ जाए, जैसे बोला जाए ये 7/0, ये कैसी संख्या है, तो ये परिमेय नहीं है, यानी ये अपरिमेय है, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में, तो आप उसको समझ लेंगे और कर पाएंगे। बल्कि 0 जब भी नीचे होगा तो वो परिमेय अपरिमेय दोनों नहीं, बल्कि वो अपरिभाषित हो जाएगा। जब भी हर में 0 होगा वो संख्या ही परिभाषित नहीं होगी, ठीक है। ना तो परिमेय बोलेंगे आप, ना अपरिमेय बोलेंगे, कभी भी ध्यान रखें। अब इसी प्रकार से 0 बटे अगर यहाँ पर मिलता है 12, कैसी संख्या है? परिमेय। कैसी संख्या है? परिमेय। लेकिन जैसे ही कोई भी संख्या के नीचे बटे आएगा आप कहेंगे अपरिभाषित, आप बोलेंगे अपरिभाषित, यानी ये अपरिभाषित है, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में अनंत भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी हो जाएंगी। 0 के बारे में आपने समझ लिया, 0 एक परिमेय संख्या है। चलिए, परिमेय की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अपरिमेय। देखिए, परिमेय को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। ये जो परिमेय था इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ध्यान रखिए, रैशनल नंबर या नंबर्स। अब आती है बात अपरिमेय संख्याओं की। चलिए, अपरिमेय जिसको इररेशनल नंबर्स कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं या इररेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्याओं को समझेंगे। और अपरिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और जिसको हम P/Q के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। और जहां पर Q 0 के बराबर तो नहीं होना चाहिए, ये चीज 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बात तो आप जानते ही। तो अब अगर हम इसमें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ऐसे इसमें कौन सी संख्याएं आती हैं? इसमें जनरली वो संख्याएं आती हैं जिनके स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स या जो भी है रूट मान ना निकल पाए। जैसे देखिए, √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय है। √3 कैसी? अपरिमेय है। अगर आपसे कहा जाए √4 कैसा है, तो ये परिमेय है, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल के 2 आ जाएगा, इसलिए ये अपरिमेय नहीं, ये परिमेय। ध्यान रखें, रूट में वो मान, वो संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट परफेक्टली पूर्ण रूप से ना निकल सके, तो √4 को आप कभी नहीं बोलेंगे। मान लीजिए कंफ्यूज करने के लिए ऐसे उसने दे दिया कि 3√4 कैसी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? तो आप तुरंत देख के कह देंगे अपरिमेय। ऐसा नहीं, बल्कि 3√4 का मतलब 3 गुणे √4, √4 का मान होगा 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना ये चीज सॉल्व हो करके। तो 6 तो एक परिमेय संख्या, इसको ध्यान रखें। √4, √9 का मान 3 होगा, √25 और √16 ये सब है तो 5 होगा। तो इन सब का अगर रूट में लिखा है तो आप समझिए कि ये तो परिमेय है, क्योंकि इनके तो मान निकल आएंगे, ठीक है। रूट में ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट ना निकले, जैसे √5, √7 या ऐसे मान, कोई भी ऐसे करणीगत मान है जिनके कंप्लीट मान ना निकल पाए, जैसे रूट का ये मान लीजिए 10, क्यूब रूट का 10 लिखा है, कुछ इस टाइप की संख्याएं लिखी, ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरिमेय संख्याओं में एक पाई को कैसी संख्या कहे? पाई का मान लगभग मान 22/7 होता है, लेकिन ये एक्चुअल मान नहीं होता है, यथार्थ मान नहीं है। पाई का निश्चित मान ही पता नहीं है हमें, अभी तक पाई का मान किसी कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका, तो पाई एक अपरिमेय संख्या में आता है। पाई कैसी संख्याओं में आता है? अपरिमेय संख्याओं में। अब इन रूट के साथ अगर ये जो संख्या जो अपरिमेय है, जैसे अगर मैं कहूँ अब 3 में मैं इसको जोड़ दूं √2 को,
तो ये जो कॉम्बिनेशन बना ये भी अपरिमेय रहेगा, ये भी अपरिमेय इरेशनल रहेगा। कभी कभी ऐसे प्रश्न बनेंगे, कभी ये 1/√2 लिखा हो तो ये भी अपरिमेय रहेगा, या मान लीजिए ऐसे लिखा है 7 - √2 तो ये भी अपरिमेय होगा। यानी इन संख्याओं के साथ प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में जो संख्याएं बनेंगी वो भी अपरिमेय कहलाएंगे। अगर मैं अब आपसे कहूं कि 3 + 2√5 ये कैसी संख्या है, तो क्योंकि √5 का निकलेगा ही नहीं तो 2 से गुणा होने से भी कोई फर्क नहीं, तो ये पूरा अपरिमेय है। केवल अगर ऐसे लिखा है 7√3 ये कैसी संख्या, तो ये भी अपरिमेय है, क्योंकि भाई √3 का तो मान आएगा ही नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और पाई को अलग से ध्यान रखिए, पाई कैसी संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई आप ऐसा मत सोचिएगा ये तो 22/7 होता है और ये p/q है, ऐसा नहीं, क्योंकि 22/7 पाई का निश्चित मान नहीं है, ये निकट मान है, लगभग मान लिया गया है, कोई यथार्थ मान इसका ज्ञात ही नहीं है। इसलिए कैलकुलेशन करने के लिए, आसानी लाने के लिए 22/7 ले लिया जाता है लगभग का मान, लेकिन इसका कोई निश्चित मान नहीं पता पाई का। इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई थिंक आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अच्छे से अब समझ गए होंगे ढंग से। अब अगर आपसे कोई प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, विकल्पों में दिया हो, कुछ पूछा गया हो, तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कभी विकल्प बन जाए कि 0 कैसी संख्या, नीचे परिमेय अपरिमेय, इस तरीके के ऑप्शंस हो जाए तो आप 0 को परिमेय बताएंगे। 0 एक पूर्ण संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, ठीक है, ये सब ध्यान रखें, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से ही प्रारंभ होती। सारी डेफिनेशंस मैंने अभी अच्छे से आपको डिटेल में समझा दी हैं। तो अब आई होप, मुझे ये लगता है कि आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे चीज़ों को। ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, प्राकृतिक, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक क्या होते हैं ये भी समझ चुके हैं। अब बात आ गई योगात्मक तत्समक किसे कहते हैं, ठीक है। योगात्मक तत्समक यानी कि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, योगात्मक तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी। तो योगात्मक तत्समक क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक। देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया है योगात्मक तत्समक, ये तत्समक जब पूछा जाएगा तो आप सीधे बोलेंगे कि शून्य को, शून्य यानी 0 है ना, को योगात्मक तत्समक, योगात्मक, या एक वर्ड और लिखा जाता है योज्य, कई जगह योज्य तत्समक भी बोल देते हैं, योगात्मक कह सकते हैं, या कई जगह पर इसको योज्य तत्समक भी कहते हैं। योगात्मक या योज्य तत्समक, तत्समक कहते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप ये जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़े, जैसे मैं कहूँ 3 में 0 जोड़िए तो 3 ही रहेगा, -5 में 0 जोड़िए तो वो -5 ही रहेगा। कभी भी किसी संख्या में 0 को जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 0 को योगात्मक तत्समक कहा जाता है। अगर अभी बात आए कि गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं, यहीं पर उसको भी समझ लीजिए। एक गुणात्मक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं, तो गुणात्मक तत्समक 1 को कहते हैं, है ना। गुणात्मक तत्समक 1 को, जैसे शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं, ऐसे गुणात्मक तत्समक इस 1 को कहा जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी आप 1 से गुणा करें किसी भी संख्या में तो उसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो संख्या कुछ भी हो, बटे में हो या कैसी भी हो, वो वही रहती, आप जानते हैं। इसलिए गुणात्मक तत्समक अगर वर्ड आया है, ध्यान रखेंगे तत्समक वर्ड गुणात्मक तत्समक 1 होता है, योगात्मक तत्समक 0 होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तत्समक आपने समझ लिया है। अब चलिए हम बात करते हैं कि प्रतिलोम, तत्समक तक हो गया है। अब आता है योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम, जहां से अक्सर प्रश्न बनते भी हैं और पूछे भी जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अब आप इसको ध्यान से देखिए, योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब इनवर्स, है ना, एडिटिव इनवर्स। तो योगात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं, देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये हुआ, ऐसी संख्या लीजिए जिनको जोड़ने पर आपस में 0 मिल जाए, क्योंकि योगात्मक तत्समक अभी आपने देखा था 0 को कहते हैं। अगर मैं कहूँ 5 का योगात्मक तत्समक क्या होगा, तो आप कहेंगे -5, क्योंकि इनको अगर जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो यानी अगर कहा जाए कि भाई 5 का योगात्मक तत्समक या योज्य तत्समक क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम, तत्समक नहीं, यहाँ पर प्रतिलोम बोलेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे -5। इसी तरीके से मैं पूछूं कि 11 का
योगात्मक, या बोलूं -11 का योगात्मक प्रतिलोम, तो आप बोलेंगे +11, क्योंकि -11 और +11 मिलके 0 होगा। तो अभी आपसे पूछा जाए कि -11 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप बोलेंगे योगात्मक प्रतिलोम -11 का +11। बस आप देख पा रहे हैं कि जो भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है उसका विपरीत चिन्ह लिया जाता है, अपोजिट। प्लस का 5 था तो -5, क्योंकि अपोजिट जब विपरीत चिन्ह लेंगे तभी तो उनका योगफल 0 होगा। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए 7/2 का क्या होगा, तो आप कहेंगे -7/2। 7/2 का योगात्मक प्रतिलोम -7/2, क्योंकि इनको जैसे ही जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। तो 7/2 दिया गया हो, उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया, आप कहेंगे -7/2। ऐसे ही माइनस का 11/13 अगर पूछा जाए इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो -11/13 है, आप कहेंगे प्लस का 11/13। ठीक है, तो माइनस अगर पूछा जाए -11/13 का योगात्मक प्रतिलोम, आप कहेंगे प्लस का 11/3। अगर 11/13 का पूछा जाए तो आप कहेंगे -11/13। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें पूछी जाए तो आप बात को समझें कि ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर क्या होता है। अगर ऐसे पूछा जाए -x का योगात्मक प्रतिलोम, आप कहेंगे +x, बस चिन्ह को बदल देंगे तुरंत, है ना। कभी भी ऐसे -3/2y, इसका आपसे पूछा जाए कि इसका भाई आप योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप तुरंत प्लस में 3y/2 बता देंगे। माइनस था, ये प्लस का बता देंगे, हो गया। योगात्मक प्रतिलोम में कुछ भी हो, किसी भी रूप में हो, आप बस केवल उसके चिन्ह को बदल दीजिए, वो योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आप योगात्मक प्रतिलोम को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम गुणात्मक प्रतिलोम पे आते हैं। अगला पार्ट आ गया गुणात्मक प्रतिलोम, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गुणात्मक प्रतिलोम आपको मालूम है कि 1 प्राप्त होना चाहिए। गुणात्मक तत्समक जो होता है वो 1 होता है। 1 कब मिलेगा, अगर मैं कहूं कि भाई 2/3 है, इसका गुणात्मक तत्समक 1 कब मिलेगा, जब हम इसको गुणा करें 3/2 से। 2/3 को पलट के गुणा करें तो 3 से 3, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब तब बराबर आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए कि 2/3 का गुणात्मक तत्समक बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप 3/2 क्या करेंगे, केवल इसको पलट देंगे, अंश की जगह हर, इनको स्विच कर देंगे बस। देखिए 2 नीचे 3 ऊपर, है ना। तो इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए 11/17 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप तुरंत इसको पलट दीजिए, 17/11 कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप 11/17 और 17/11 को गुणा करेंगे सब कट के 1 हो जाएगा, और 1 होना ही चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम के लिए। यानी आपने समझा कि गुणात्मक प्रतिलोम में केवल हम उनको पलट देते हैं, अंश हर को आपस में बदल देते हैं। जैसे अगर कहा जाए -5/7 इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो बस आपको क्या करना है, ये चीज माइनस में ही रहेगी, लेकिन 7/5 कर देना है। ठीक है, अगर आप -5/7 को -7/5 करेंगे, अब आप गुणा करेंगे तो सब कट के 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। देखिए चिन्ह को यहाँ नहीं बदलना है, योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह को बदलना होता है, ठीक, उसमें क्योंकि 0 लाना है। अगर वहां पर कहा जाए -7/5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप प्लस का 7/5 बोलेंगे, लेकिन गुणात्मक में चिन्ह पर ध्यान नहीं देना। चिन्ह जो है माइनस है तो माइनस ही रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, बस केवल उनको अंश हर में परिवर्तन किया गया। देखिए तो -3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप बोलेंगे -8/3, ठीक है, बस पलट देना है। ऐसे ही -1/15 का क्या होगा, तो आप बोलेंगे 15/1, यानी कि 15/1 का मतलब 15 ही बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ भी ध्यान रखिए, अगर कहा जाए कि भाई 6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप 1/6 करेंगे, क्योंकि तभी इनको गुणा करेंगे तो कटेगा ना। यानी 6 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/6 और 1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम 6। इसी तरीके से 7 का क्या होगा, 1/7, और 1/7 का क्या होगा, वो 7 होगा। जब संख्याएं हो तो बस 1 में कर दें। इसका कारण ये होता है कि सामान्य संख्या अगर लिखी है ऐसे 9, तो इसका मतलब 9/1 भी आप कह सकते हैं। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो पलट देंगे तो 1/9 ही तो हो जाएगा। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं सामान्य रूप से उनके गुणात्मक प्रतिलोम आप ऐसे 1 में, अगर कहा जाए कि भाई -11 है, इसका आप गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो माइनस का 1/11, ठीक है, इस प्रकार से। और -1/11 का बताइए तो केवल -11,
ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे, बताएंगे। आपको गुणात्मक प्रतिलोम मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, कैसे करना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ये सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भाई -x/y इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताए तो -y/x, केवल पलट देंगे। -2a/3b, चलिए प्लस का ले लेते, +2a/3b का गुणात्मक प्रतिलोम तो 3b/2a, बस इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, ये इसका हो गया। अगर इसका पूछा जाए -y/x का तो आप ये वाला आंसर कर देंगे, x को ऊपर y को नीचे। ठीक है, ऐसे कोई भी प्रश्न आपसे पूछे जाए गुणात्मक प्रतिलोम, बस केवल उनको पलट दीजिए, अंश और हर को बदल दीजिए, बस आपका ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। आई होप आप गुणात्मक प्रतिलोम अब अच्छे से समझ गए होंगे, कुछ भी पूछा जाए तो योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम तक आप कर लेंगे। दो परिमेय, अब ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है किसी साल में 17, 18, 16 जब भी पूछा गया हो, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा गया है और बोला गया कि योगफल इतना है -1/3। इनमें से एक संख्या भी बता दी कि -5/7, इसमें से जो एक संख्या आपको दे दी गई -5/18 और आपसे कहा गया दूसरी संख्या बताओ। तो आप ये बताओ, दो संख्याओं को जोड़ा तो मान लेते हैं भाई कि भाई माना दूसरी संख्या x है, हमारे पास क्या है दूसरी संख्या जो हमें बताना है वो हम मान लेते हैं x है। तो ये दोनों संख्याओं को जोड़ा गया है और जोड़ने पर इतना आया है, तो आप इसको प्रश्न के अनुसार कर लीजिए, ये संख्याओं को जोड़िए और बराबर में ये योगफल है, इसको इधर ले लीजिए। भाई दोनों संख्याओं का योगफल इतना था, तो एक संख्या पता थी, दूसरे को हमने सिंपल भी कर सकते, सीधे यहां से इसको माइनस भी करके आंसर कर सकते, लेकिन समझने के लिए ऐसे भी कर लीजिए। x ये प्लस माइनस -5/18, भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब केवल ये सरल करके x निकालिए, -5/18 को उधर बेचेंगे, -1/3 उधर जाएगा, ये +5/18 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिए ये 18 बनाना है, हर बराबर नहीं होगा तब तक भिन्नों को जोड़ नहीं सकते, तो 3 को 18 कैसे बनाएंगे, जब 6 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 6 से करेंगे, तो ये हो जाएगा -6 + 5 और नीचे तो अब 18 हो ही गया, बात खत्म। ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1/18 ये उत्तर हो गया। भाई प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया 1, माइनस का 1/18, यानी दूसरी संख्या ये जो आपने x मानी है -1/18। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप सीधा सीधा अगर आप चाहते x ना मानते ऐसे, तो आप सीधा ये भी कर सकते थे इस प्रश्न में कि भाई योगफल इतना, जैसे मैं कहूँ दो संख्याओं का योगफल 7 है, एक संख्या 3 है, तो दूसरी बताओ, तो आप 7 में से 3 को घटा देंगे, तुरंत कहेंगे 4। तो इसी तरीके से योगफल यहाँ देखिए -1/3 पता था, उसमें से एक संख्या आपको -5/18 दी गई थी, दूसरी बतानी थी, तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, इस योगफल में से घटा देंगे इसको, बस यही तो होगा, इस संख्या को इसमें से घटा देंगे। अब आप जब घटाएंगे तो माइनस का 1/3 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/18। अब फिर से 3 को 18 बनाएंगे, 6 से गुणा करेंगे तो -6 + 5/18, फाइनली -1/18, इससे भी आ जाता। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डायरेक्ट करें माइनस करके, चाहे वैसे x मान के करें, जैसा आपका मन हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहिए लगातार। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए दो परिमेय संख्याएं हो कोई भी, जैसे मान लीजिए 3 और 5 ही के बीच में लेना हो, तो आप जानते हैं कि 3 और 5 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं होंगी भाई, 3.1 होगा, 3.2 होगा, पता नहीं ऐसे करके 0.1। अब जब ये 3.1 आएगा, इसके भी बीच में बहुत सारी संख्या आएंगी। इसका मतलब आप सामान्य रूप से इतना ध्यान रखें कि दो परिमेय संख्याएं हो, चाहे वो बटे में हो या सीधे लिखी हो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती, बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 9, शून्य एक परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय। अभी बता दिया था कि शून्य जो है, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और शून्य कैसा है अगर ये भी पूछा जाए तो शून्य के बारे में एक और स्टेटमेंट ये याद रखेंगे, शून्य परिमेय है और क्या है, पूर्ण संख्याओं में भी आता है, तो हम कहेंगे पूर्ण संख्या भी है। और शून्य कैसा है, शून्य ना तो धनात्मक है, ना धनात्मक है, ना ऋणात्मक, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, यानी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। क्यों, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि नंबर लाइन पर जीरो बीच में होता है
और इसके बाद की सभी संख्याएं +1 +2 +3 ऐसे इधर शुरू होती हैं, -1 -2 -3 -4 ये इधर शुरू होता है इन्फिनिटी तक, ये इधर शुरू होता है, ये +∞ तक, ये -∞ तक। इसका मतलब यहाँ से आप इतना जानते हैं कि 0 सेंटर में पड़ता है और इसके इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, तो 0 कैसा हुआ, 0 ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, क्योंकि 0 के राइट साइड में धनात्मक है, लेफ्ट साइड में ऋणात्मक है, बट 0 को नहीं बोला गया, ये न्यूट्रल है, उदासीन है, तो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ों को आप समझेंगे, ध्यान से रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मुझे आशा है आप बहुत ढंग से चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है समतुल्य भिन्नों को उदाहरण से समझे। समतुल्य भिन्न का मतलब ये होता है, जैसे एक भिन्न ये है, मान लीजिए 3/7, अब इसकी समतुल्य भिन्न बतानी है, तो इसको ऐसी संख्याओं से, समान संख्याओं से अगर किसी भिन्न को समान संख्या से अंश और हर में गुणा करें, जैसे मान लीजिए 2 से यहाँ भी करे 2 से यहाँ भी करे, तो क्या बनेगा, 3 दूनी 6। इसको ऐसे समझ लेते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करें तो क्या बनेगा, 6/14। आपको मालूम है कि 6/14 को फिर से काटे अगर आप, 2 से 2 तिहाई 6, 2 से 14, तो 3/7 ही प्राप्त हो जाएगा, मूल मान ही प्राप्त हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी भिन्न में, जैसे 3/7 में मैं क्या करूं, 3 से ही ऊपर नीचे गुणा कर दूं, तो ऊपर 9 नीचे 21, फिर से इसको 3 से काटेंगे, 3 × 9 3 × 7 21, तो 3/7 ही होगा। यानी कोई जो भिन्न है उसमें यदि समान संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करके संख्या प्राप्त की जा रही है, तो ऐसी संख्याएं या ऐसी भिन्नें समतुल्य भिन्नें कहला रही हैं। कोई भी, जैसे 3/7 में मैं 8 से करूं, 8 से ऊपर भी करूं, तो 8 × 3 = 24 बटे 7 × 8 = 56। ये 24/56 3/7 की एक समतुल्य भिन्न है। क्या है, समतुल्य भिन्न, समान हो, जो समतुल्य हो। ठीक है, मान नहीं बदल रहा है, अंत में आप रिड्यूस करेंगे, देखने में अलग अलग है 3/7 और 24/56, लेकिन ये बात सत्य है कि इसका मान भी 3/7 ही, जैसे हम कट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तुरंत ही फिर से वही मान मिल जाएगा। और आपको मालूम है कि 3/7 के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करके प्राप्त की गई है ये संख्या, इसलिए ये समतुल्य भिन्न है 3/7 की। ऐसे ही कहीं 5/11 की 2 समतुल्य भिन्नें बताइए, अगर आ जाए प्रश्न 5/7 की 2 समतुल्य भिन्नें लिखिए, तो आप 2 से गुणा कर दीजिए, ऐसे 5 दूनी 10, 10/22 1 हो गया। फिर 5/11 में कुछ भी कर दीजिए, जैसे 4 से कर दीजिए या 5 से कर दीजिए या 3 से कर दीजिए, बस समान संख्या से करिए, जैसे 15/33। ऐसे ही 5/11 से हम ऊपर 4 से नीचे भी 4 से करें तो 20/44। ये सभी संख्याएं जो आ रही हैं ये 5/11 की क्या है, समतुल्य भिन्नें हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी प्रश्न मिल सकते हैं आपको, कोई भी प्रश्न ऐसा दिया जा सकता है और आप उसको कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि समतुल्य भिन्नें क्या हैं, प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं। बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए, सीखिए, आगे बढ़िए। और मैं बहुत शीघ्र आपको आगे की चीज़ें करा रहा हूं, जिसमें 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या, और आपको इसी के साथ मैं बताऊंगा कि समदूरस्थ संख्या क्या। अगले पार्ट में इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। आपके जो मार्केट में पुस्तकें अवेलेबल हैं जिनसे आप तैयारी करते हैं, उसमें ये 2 चैप्टर्स में है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा, मैं कोर्स पर फोकस करके आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ कि कोर्स कंप्लीट हो। जैसे 2 चैप्टर एक ही जैसे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही चीज़ें हैं, तो मैं उनको एक साथ कंप्लीट चैप्टर वाइज में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग चैप्टर्स। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, वीडियोस पर फोकस करें। हर एक पार्ट में आपका कंप्लीट सिलेबस में कवर करा रहा हूँ, अपने तरीके से आपको पूरा सिलेबस करवा दे रहा हूँ। बहुत ही शीघ्र आपकी मैथमेटिक्स की सारी क्लासेस चैप्टर वाइज क्रम में कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ ही दिन में, विदिन 5 डेज आपको ये चीज़ कंप्लीट कर दी जाएगी, और उसके बाद आप आराम से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए और लगातार वीडियोस को शेयर करिए। बहुत शीघ्र मैं कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्लासेस कराऊंगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।